वास्तव में सोलो लेवलिंग सीजन 3 को स्टार्ट करने वाला हूं और आज मैं फास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। आई नो यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत लोगों ने एक्सप्लेन करके रखा है, बट मैं कहूंगा एक बार आप मेरी एक्सप्लेन को सुन लो, शायद पसंद आ जाए, और पसंद आया तो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हमने देखा था संग जिनबू जेजू आइसलैंड रेड पर पार्टिसिपेट करता है और रेड को कंप्लीट करके गेट को क्लोज कर देता है। उसी के साथ सभी एंड्स को भी मार डालता है एंड जिनबू का लेवल हो चुका है 100। अब नेक्स्ट चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जिनबू फ्यूनरल पर आया हुआ होता है और जेजू आइसलैंड की रेड खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही बात लोग कर रहे थे कि जिनबू कितना स्ट्रांग है, क्योंकि एस रैंक हंटर बनने के बाद पहली बार लोगों ने उसे फाइट करते हुए देखा था। जिनबू ने जेजू आइसलैंड में अपना डेब्यू किया और सबको रेड के सक्सेस की बात पता चल चुकी थी। पूरे कंट्री में इसकी सक्सेस की बातें आग की तरह फैल गई थी और उसी के साथ संग जिनबू एक हॉट टॉपिक बन चुका था। हालांकि लोग उसे शाबाशी दे रहे थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उसे ब्योंगू की मौत के दोषी मान रहे थे। लोगों का मानना है कि अगर वो रेड पर पहले ज्वाइन कर लेता तो हंटर्स की मौतें बहुत कम होती। बहुत लोगों ने संग जिनबू के सपोर्ट में आवाज उठाया, लेकिन वो उतना भी नहीं था जो क्रिटिसिज्म के आवाज को दबा सके, क्योंकि जो भी बातें लोग कर रहे थे वो कहीं न कहीं सच तो थी और ये एहसास संग जिनबू को भी होता है। जब वो वापस जा रहा था, बेक्यूनो उसे कहता है, मैं हमेशा मानता था कि एक सिंगल हीरो कभी भी एक जंग को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हुआ मुझे लगता है कि इस बार मैं गलत हूँ। और टेंशन मत लो मिस्टर संग, तुम्हारी वजह से ही इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने से रुक गई, तो थैंक यू। फ्यूनरल से जाते हुए जिनबू का इंटरेक्शन होता है चाहाइन से। मिस चाहाइन तो शर्मा जाती है। वही हमें बताया जाता है इस रेड में टोटल 4801 हंटर्स एंड 727 सिविलियन ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से 64 हंटर्स और 32 सिविलियन मारा गया, बट पिछले 3 रेड के तुलना में इस बार डेथ रेट बहुत ही कम था। जो भी हो सीन चेंज होता है। जिनबू गोगुनही के साथ बैठा था। गुनही जिनबू से पूछता है, तो तुम एक नया गिल्ड बनाना चाहते हो? इस पर मिस्टर गोगुनही कहता है, सर्टिफाइड एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ एसोसिएशन में एक बार कॉल करना होगा और बाकी काम हम देख लेंगे। जिनबू कहता है ठीक है। वही वो मन में सोचता है, मुझे देखना होगा कि एस रैंक हंटर होने के कितने बेनिफिट मिलते हैं। मिस्टर गोगुनही उससे पूछता है, बाय द वे क्या तुमने जेजू आइसलैंड में किसी तरह के बैरियर कास्ट किया था? जिनबू कहते हैं नहीं, पर क्यों? मिस्टर गोगुनही कहते हैं, हमने जेजू आइसलैंड में कुछ हंटर्स को भेजा था जांच पड़ताल और मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए, बट वो सभी लोग अचानक से बेहोश हो गए, इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुमने अगर कोई बैरियर कास्ट किया हो और तुम बताना भूल गए हो। जिनबू कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर वो सभी हंटर्स और सोल्जर ने क्या कहा? मिस्टर गोगुनही कहते हैं, उन्हें बेहोश होने के पहले क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं। जो भी हो, एक बंदा आके मिस्टर गो को कुछ बताता है और मिस्टर गोगुनही जिनबू से कहता है, मुझे जाना होगा, तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। जिनबू भी कहते हैं, मुझे भी अब चलना चाहिए। एंड जब वो कार में बैठने ही वाला था, तभी आए एक बंदा आके कहते हैं, मिस्टर संग जिनबू, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं एडम व्हाइट हूँ, फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर एसोसिएशन से। एंड वो अपना विजिटिंग कार्ड देके कहता है, ऐसे अचानक आने के लिए माफ करना, बट आपसे मिलना मुश्किल है, मैं आपके ऑफिस में भी गया था। संग जिनबू को याद आता है कि जिन्होंने इसके बारे में उसे पहले बताया था कि एक फॉरेन बंदा उससे मिलने के लिए गिल्ड पर आया था। जो भी हो, ये बंदा एडम कहता है, मुझे आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जिनबू कहते हैं, इन्फॉर्मेशन? ये बंदा कहता है, पूरे दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता है हमारे अलावा। जिनबू कहते हैं, तो तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझ जैसे के साथ शेयर क्यों करना चाहते हो? एडम कहते हैं, हम कुछ स्पेशल लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर उनसे बेनिफिट लेते हैं और जेजू आइसलैंड में तुम्हारा बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ा है, इसलिए हमारे डायरेक्टर तुमसे पर्सनली मिलना चाहती है। अब इससे ज्यादा डिटेल्स हमारी डेप्यूटी डायरेक्टर तुम्हें बताएगा, तो क्या तुम चलना पसंद करोगे? मेरी कार यहीं पर ही खड़ा है। जिनबू कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी स्पेशल इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करना चाहते हो और वो मेरे काम की भी है या नहीं। एडम अब बता देता है कि एक अपग्रेड है जो दूसरे एवोकेन की एबिलिटीज को ताकतवर बना दे। कभी तुमने इसके बारे में सुना है? जिनबू तो शॉक होता है एंड अगले ही पल वो उन लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। जिनबू यहाँ आके फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल से मिलता है। वही एडम कहते हैं, आज मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसलेटर बनूंगा। जिनबू पूछता है, क्या ये सच में पॉसिबल है कि एक हंटर की एबिलिटीज को अपग्रेड किया जा सकता है? डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ एबिलिटीज के साथ हमारे साथ कोई यहाँ पर है। एंड वो एक आदमी से कहते हैं, जाओ जाके मिस नोर्मा सेलेनर को बुला के लाओ। हम देखते मिस नोर्मा यहाँ पर आती है। जिनबू इसे देखकर समझ जाता है कि ये बाकी एवोकेनर से अलग है। माइकल कहते हैं, मिस नोर्मा प्लीज क्या आप मिस्टर संग जिनबू को अपने पावर के बारे में बता सकती है? मिस नोर्मा संग जिनबू से कहती है, एक बार मेरे पावर को देखने के बाद तुम भी उसे मानने लगोगे। एंड वो जिनबू के पास आके कहती है, तुम्हें पता ही होगा कि हर एक एवोकेन की स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है, कोई भी उस लिमिट को पार नहीं कर सकता। जिनबू कहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप इस चीज को बदल सकती है? नोर्मा कहते हैं, हाँ मेरे पास ये पावर है जिससे मैं एवोकेन को अपने लिमिट के परे भी ले जा सकती हूँ एंड 3 स्टेज के प्रोसेस से मैं ये चीज कर सकती हूँ। माइकल कहता है, इन्होंने जो अभी कहा वो सब कुछ सच है, बट मिस नोर्मा को बहुत लंबा आराम चाहिए होता है जब वो अपने पावर्स को यूज करती है, तो इसलिए साल में करीब 2 या 4 हंटर ही इसका फायदा उठा सकता है। वही जिनबू पूछता है, ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है? मिस नोर्मा कहती है, इस प्रोसेस
उससे पावर 20% से 30% इंक्रीज हो सकती है। इस पर जिन्बू को समझ आता है कि इस वजह से ही ह्वांग डोंगसू साउथ कोरिया छोड़कर अमेरिका भाग गया था। जो भी हो, मिस नोर्मा अपना काम स्टार्ट कर देती है एंड जिन्बू का हाथ पकड़ के वो कहती है अपना आंख बंद करो, यही फास्ट स्टेप है। और नोर्मा अब जिन्बू के अंदर घुसती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है उसकी चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस छाया हुआ है। तभी वो पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर एक इंसान उससे बहुत ही भयानक नजर से देख रहा होता है। इसे देखकर मिस नोर्मा तो बहुत ही डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर एक बंदा जिन्बू के ऊपर बंदूक तान देता है। वही माइकल कहता है, अबे तू गधा है क्या? अगर तुझे मिस नोर्मा की फिक्र है तो जाके उन्हें चेक करना। माइकल जिन्बू से माफी मांगता है, बट जिन्बू भी बहुत शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था। माइकल जिन्बू से कहता है, सॉरी, मैं आपके साथ फिर कभी मीटिंग करूंगा, अब लगता है मिस नोर्मा की तबीयत खराब है। और वो एडम से कहता है, मिस्टर संग को बाहर तक छोड़ के आओ। अब ये बंदा मिस नोर्मा से पूछता है, आखिर आपको हुआ क्या? मिस नोर्मा डरे हुए कहती है, वो एक किंग था, उसका ताकत हमारी समझ से बहुत ज्यादा है। जब मैं उसके तरफ देखा वो भी मुझे देख रहा था। एंड वो संग जिन्बू नहीं था, ऐसा लग रहा था कि एक अनंत अंधकार जैसी चीज उसके साथ है, और तो और उसकी पावर की कोई लिमिट भी नहीं है। सीन चेंज होते हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गोगुन ही अपने केबिन पर बैठा था एंड वो बहुत ही परेशान था बियांको की मौत को लेकर। तभी उन्हें एसोसिएशन के एक मेंबर से कॉल आता है। कॉल को रिसीव करके उन्हें पता चलता है कि हाईवे के बीच एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। ये सुनकर मिस्टर गुन ही अपने मन में सोचते हैं, अगर रेगुलर स्ट्राइक टीम को वहाँ पर भेजा गया तो वो बी रैंक गेट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड वो फोन पर कहता है, रुको मैं किसी मेजर गिल को कांटेक्ट करता हूँ। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि इस काम के लिए परफेक्ट इंसान और कोई नहीं संग जिन्बू होता है, क्योंकि जिन्बू का नया ऑफिस उसी एरिया के आसपास ही है। दूसरी तरफ जिन्बू कार में बैठकर उस पल को याद कर रहा था जब मिस नोर्मा बहुत डर गई थी। वो मन में कहते है, वो किस चीज से डर रही थी और क्या मैं उनसे फिर मिल पाऊंगा? जो भी हो, जिन्बू देखते है यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक जैम हुआ है। वो कहते हैं, इसलिए मैं सबवे प्रेफर करता हूँ। और इसी दौरान उसके पास मिस्टर गोगुन ही का कॉल आता है। कॉल को उठा के जिन्बू कहता है, मैं आपका क्या हेल्प कर सकती हूँ? मिस्टर गोगुन ही बताता है, हाईवे के बीच में एक गेट अपीयर हुआ है और क्या वो उसे उनके लिए क्लियर कर सकता है? जिन्बू कहते हैं, ये सब तो मैं कर लूंगा, पर क्या बिना एंट्री परमिट के वो लोग मुझे अंदर घुसने देंगे? अब मिस्टर गोगुन ही थोड़ा मुस्कुरा के कहता है, मुझे ये बताओ उस एंट्री परमिट का इंचार्ज कौन है? जिन्बू कहते हैं, हंटर एसोसिएशन। मिस्टर गोगुन ही कहते हैं, और तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? जिन्बू को समझ आता है कि वो एक बेतुका सवाल पूछ रहा था। उसके बाद सीन चेंज होते हैं, हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बी रैंक गेट अपीयर हुआ है। जिन्बू गेट की तरफ जा रहा था, तभी एसोसिएशन की एक लड़की उसे रोक देती है और वो कहती है, क्या तुम एस रैंक हंटर संग जिन्बू हो? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें रूल्स को मानना ही होगा। तो क्या तुम्हारे पास एंट्री परमिट है गेट के अंदर जाने के लिए? जिन्बू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता एंड वो मिस्टर गोगुन ही को कॉल लगा के उस लड़की को देता है बात करने के लिए। वो लड़की तो डर जाती है, वो कहती है, कॉल पर कौन है? जिन्बू कहते हैं, लाइन पर वो आदमी है जिसे तुम मना नहीं कर सकते। वही वो लड़की अब मिस्टर गोगुन ही से माफी मांगती है एंड जिन्बू को अंदर जाने की परमिशन दे देती है। जिन्बू जब गेट के अंदर जाता है तो यहाँ के सभी लोग शॉक्ड होता है, क्योंकि ये जो गेट होता है ये रेड गेट में बदल जाता है। और अब सीन डंजन में शिफ्ट होता है। हम जिन्बू को देखते हैं, वो चारों तरफ देखकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेड गेट में आ चुका हूँ और बाहर जाने का गेट भी बंद हो चुका है। लगता है मुझे इस गेट को क्लियर करना ही होगा। उसी के साथ जिन्बू को अपने मॉम की बात याद आती है, जहाँ पर उसकी मॉम को उसके हंटर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका डैड भी एक हंटर था और जिन्बू के अंदर उनका ही खून दौड़ रहा है। बट उसकी मॉम कहती है, अपना ख्याल रखना और खुद को ज्यादा पुश मत करना। जिन्बू को ये बात से रिलीफ फील होता है कि उसकी मॉम को उसके हंटर बनने से कोई ऐतराज नहीं। तभी जिन्बू के सामने कुछ बीस्ट अपीयर हो जाते हैं और जिन्बू भी अपना शैडो आर्मी बाहर निकल लेता है एंड देन इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है और जिन्बू का शैडो आर्मी काफी अच्छे से इस फाइट को हैंडल कर रहा होता है। उसी के साथ हमें नैरेटर के थ्रू बताया जाता है कि हंटर्स हंट करने के लिए पैदा होते हैं और मैजिक बीस्ट ही उनका अकेला दुश्मन नहीं है जिनसे वो लड़ते हैं। हंटर्स को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि वो कहीं खुद ही शिकार न बन जाए, क्योंकि दुश्मन कभी भी आ सकता है। तो फास्ट रेट हंटर्स को कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, भले ही लाखों बीस्ट को हंट क्यों न करे। हंटर्स कभी भी हंटिंग करना नहीं रोकेंगे, एक भी हंटर नहीं रुकने वाला। और अब हमें दिखाया जाता है संग जिन्बू का जो अगला टारगेट होने वाला है वो नेशनल लेवल हंटर्स होंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक हंटर को देखते हैं जो बहुत ही डरा हुआ था और उसके सामने फ्रॉस्ट मोनार्क खड़ा था। वो कहता है, फिर से मैं जिस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, वो यहाँ पर भी नहीं है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क देखता है कि यहाँ पर कोई आया है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यागुमंट? क्रिएचर देखने वाला ये बंदा यागुमंट एक मोनार्क है। वो जवाब देता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ईस्टलैंड के बारे में बताने के लिए आया हूँ। और ये बंदा
बंदा यहाँ पर साउथ कोरिया की बात कर रहा है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है तुम उस छोटे से जगह की बात कर रहे हो जहाँ पर शैडो मोनार्क रह रहा है, तो तुम तो उसे मारने के लिए गए थे। यागुमंड कहते हैं साउथ में रूलर्स ने अपने आर्मी को जमा किया है, लगता है कि वो लोग कुछ प्लान कर रहा है और इस प्लान के बारे में हमें अभी भी डिटेल्स में नहीं बताया गया है। बट यागुमंड कहते हैं अगर आर्किटेक्ट अपना काम सही से करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है फिर शैडो मोनार्क का क्या होगा, लेकिन यागुमंड अजीब सा स्माइल देके कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, उस जगह पर यानी साउथ कोरिया पर ब्रिलियंट लाइट का ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट भी मौजूद है, तो क्या तुम जाओगे? फ्रॉस्ट मोनार्क कहते हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमें इस जगह पर धोखे से बुलाया गया है। तभी उनके सामने जिन्बू का डैड आ जाता है, बट ये लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते एंड फ्रॉस्ट मोनार्क एक गेट ओपन करता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जिन्बू का डैड उस पर हमला कर देता है। बट फ्रॉस्ट मोनार्क एक सील क्रिएट करके उस अटैक को ब्लॉक करता है एंड इस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सीन चेंज होता है डंजन में। हम देखते हैं जिन्बू के सामने काफी सारे बीस्ट खड़ा था, बट उसका शैडो आर्मी इन सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। अब जिन्बू अपना इन्वेंटरी से उस चाबी को निकलता है जो उसे कार्स रैंडम बॉक्स से मिली थी और इस चाबी का जो रिक्रूटमेंट होता है वो पूरा हो चुका है जब वो 100 लेवल पर पहुंच गया था। एंड हमें पता चलता है ये जो चाबी है वो कार्टेनॉन टेम्पल की है और ये वही जगह है जहाँ पर जिन्बू को अपनी पावर मिली थी। जिन्बू इस चाबी को पकड़ के सोचता है मैं उस डबल डंजन के बारे में कभी नहीं भूल सकता और अब सिस्टम मुझे फिर से वही जगह जाने के लिए कह रहा है जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है और तुम लोग देख सकते हो अब जिन्बू कितना बदल चुका है। बंदे को समझ में आता है ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो सब पहले से ही किसी का प्लान है और वो उसे वापस बुला रहा है। जिन्बू कहता है अगर ऐसी बात है तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसी के साथ हमें उस गॉड का स्टैचू दिखाया जाता है जो बहुत ही क्रीपी सा स्माइल दे रहा था। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा।